अध्याय 15 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। अब तक आप ये सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अतः इन पदार्थों को कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणी जैसे स्पंज एवं सिलेंट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका, ऊतक द्रव्य के संघटन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। 15.1 रुधिर। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्याधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। 15.1 प्लाज्मा। प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त का आयतन लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य में 90-92% जल तथा 6-8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन हैं। फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का, एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे Na+, Ca+, Mg+, HCO_3- Cl- इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण रुधिर, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनने अथवा स्कंदन के अनेक कारक द्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। 15.1.2 संगठित पदार्थ। लाल रुधिर कणिका, एरिथ्रोसाइट, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं। एरिथ्रोसाइट, रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी, रक्त 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी होती हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयावतल बाइकॉनकेव होती है। इनका लाल रंग एक लौहयुक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों को श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान में होता है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 6,000-8,000 प्रति घन मिमी रक्त होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: कणिकाणु, ग्रैन्युलोसाइट तथा अकर्ण कणिका, एग्रेन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल व बेसोफिल कणिकाणुओं के प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकर्ण कणिका के प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग 60-65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5-1% होती है। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6-8% भक्षण कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों का सफाया करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सिरोटोपिन, हिपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल 2-3% संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट 20-25% मुख्यतः 2 प्रकार की हैं, -B तथा T। बी और T दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती हैं। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाव स्कंदन में सहायक हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्तस्राव हो जाता है। 15.1.3 रक्त समूह, ब्लड ग्रुप।
जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है। इनमें से दो मुख्य समूह एबीओ तथा रह का उपयोग विश्व में होता है। 1.5.1.3.1 का लिंक एबीओ समूह। एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ये एंटीजन ए और बी हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार की प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी भी होते हैं। ये प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूह ए बी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं, जिसको तालिका 15.1 में दर्शाया गया है। तालिका 15.1 रक्त समूह तथा रक्तदाता सुयोग्यता। रक्त समूह लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। रक्तदाता समूह ए एंटी बी, ए ओ बी बी एंटी ए बी ओ ए बी अनुपस्थित ए बी ओ अनुपस्थित एंटी ए बी ओ। दाता एवं ग्राही आहर्ता के रक्त समूहों को रक्त चढ़ाने से पहले सावधानीपूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हों। दाता संयोज्यता डोनर कंपैटिबिलिटी तालिका 15.1 में दर्शाई गई है। उपरोक्त तालिका से ये स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह ए बी सर्व आदाता ग्राही है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। 1.5.1.3.2 का लिंक RH समूह। एक अन्य प्रतिजन एंटीजन रह है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा ये रह एंटीजन रीसस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन होता है को RH सहित RHV और जिसमें ये नहीं होता उसे RH हीन RHV कहते हैं। यदि रह रहित रहवे के व्यक्ति को रक्त का और H सहित रहवे पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में रह प्रतिजन रह वे के विरुद्ध प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले रह समूह को मिलाना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की रह असंगति एक गर्भवती रहवे माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के रहवे के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन सुगमता में माता के RHV को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के RHV रक्त में शिशु के RH जोड़ वे रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में रह प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोधी एंटीबॉडीज बनना शुरू कर देती है। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से RHV भ्रूण के रक्त RH जोड़ VE में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं। ये भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है या इसे रक्ताल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद रह प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। 15.1.4 रक्त स्कंदन रक्त का जमाव। किसी चोट या घात पर घाव को रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर के बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट घात या घाव पर कुछ समय बाद गाले लाल व भूरे रंग का झाग सा अवश्य देखा होगा। ये रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय फाइब्रिनोजन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोबिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लेटलेट्स में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद अनेक एंजाइमों प्रक्रिया की श्रृंखला सोपानी प्रक्रम से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लसीका ऊतक द्रव। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है।
कोशिकाओं का विरलत जाल जो लसीका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसीका तंत्र में उपस्थित यह द्रव तरल को लसीका कहते हैं। लसीका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। लसीका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसीका द्वारा अवशोषित करते हैं। 15.3 परिसंचरण पथ। परिसंचरण दो तरह का होता है, जो खुला एवं बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा, संधिपाद तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थूल कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होता है। एनालिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियंत्रित किया जाता है। सभी कशेरुकी में कक्षों से बना हुआ हृदय होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। उभयचरों तथा सरीसृपों रेप्टाइल का मगरमच्छ को छोड़कर हृदय 3 कक्षों से बना होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा एक निलय होता है, जबकि मगरमच्छ, पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। मछलियों में हृदय विऑक्सीजनित रुधिर को पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से विऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचरों व सरीसृपों में बायां अलिंद क्लोम फेफड़ों तथा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों से विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन ये रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण द्वारा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः दाएं व बाएं अलिंदों में आता है, जहां से वो उसी क्रम से बाएं एवं बाएं निलयों में जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं, अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। 15.3.1 मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशीय हृदय, शाखित बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल, रक्त एवं तरल सम्मिलित होता है। रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर मीसोडर्म से होती है तथा ये दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। ये थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये एक दोहरी भित्ति के झिल्लीमय थैली हृदयावर्णी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसमें हृदयावर्णी द्रव पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद आर्टिया कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति, जिसे अंतर अलिंदी पट कहते हैं, दाएं एवं बाएं अलिंद को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति, जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं, जो दाएं एवं बाएं निलय को अलग करती है। अपनी अपनी ओर के अलिंद एवं निलय एक मोटे रेशे ऊतक, जिसे अलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है, जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के छेद पर 3 पेशी पल्लकों या वलनों से फ्लैप्स या कस्प से युक्त एक वाल्व पाया जाता है। इसे ट्राइकस्पिड त्रिवलनी कपाट या वॉल्व कहते हैं। बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र निकास पर एक नोडल ऊतक कहते हैं। द्विवलनी कपाट बाद मिट्रल कपाट पाया जाता है। दाएं तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर सेमीलूनर वाल्व से युक्त रहता है। ये कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात अलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी। कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यह हृदय पेशियों से बना है। निलयों की भित्ति अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशियां, जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है, जिसे शिरा अलिंद पर्व साइनो आर्ट्रियल नोड सन कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पुच्छ गुच्छ दाहिने अलिंद में नीचे के कोने पर अलिंद निलयी पट के पास में स्थित होता है, जिसे अलिंद निलय पर्व आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवीएन कहते हैं। नोडल ग्रंथिल रेशों का एक बंडल, जिसे अलिंद निलय बंडल एवी बंडल भी कहते हैं, अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में अलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही 2 दाएं एवं बाएं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संकुचन रेशे निकलते हैं, जो पूरे निलयी पेशियों में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्व उत्तेजनशील ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं।
हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। शिरालिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। यह 1 मिनट में 70-75 क्रिया विभव पैदा करती है। हृदय का लयबद्ध संकुचन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक पेसमेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70-75 प्रति मिनट होती है, औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट। 15.3.2 हृदय चक्र। हृदय काम कैसे करता है, आओ हम जानें। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में हैं, अर्थात हृदय अनुशिथिलन अवस्था में है। इस समय शिथिलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं तथा दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। अर्धचंद्रक पाटिका इस अवस्था में बंद रहती हैं। अब शिरालिंद पर्व सन क्रिया विभव पैदा करता है, जो दोनों अलिंदों को प्रेरित कर अलिंद प्रकुंचन एट्रियल सिस्टोल पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में लगभग 30% बढ़ जाता है। निलय में क्रियाविभव का संचलन अलिंद निलय पर्व तथा अलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहां से हिच के बंडल इसे निलय पेशी जनित वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर तक पहुंचाता है। इसके कारण निलय पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इसे अलिंद को अनुशिथिलन करते हैं, जो अलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। निलय प्रकुंचन निलय दाब बढ़ जाता है, जिससे द्विवल्नी कपाट बंद हो जाते हैं, अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात अलिंद में नहीं आता है। जैसे ही निलयी दाब बढ़ता है, अर्धचंद्रक पाटिकाएं जो फुफ्फुसीय धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसे निलयी अनुशिथिलन कहते हैं। इस तरह निलय का दाब कम हो जाता है, जिससे अर्धचंद्रक पाटिका बंद हो जाती है, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता। निलयी दाब और कम होता है, अतः अलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवल्नी कपाट तथा द्विवल्नी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह अलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाता है। निलय तथा अलिंद एक बार पुनः, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, शिथिल अवस्था में चले जाते हैं। शिरा अलिंद पर्व कोरालिंद गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करती है तथा उपरोक्त वर्णित से सारी क्रिया को दोहराती है। इससे यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ, एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कार्डियक साइकिल कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इसमें एक चक्र को समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 मिली रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदनिकास कहलाता है। इसलिए हृदनिकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिली या 5 लीटर होती है। हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं, इससे हृदनिकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी धावकों का हृदनिकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती हैं। प्रथम ध्वनि लव त्रिवल्नी तथा द्विवल्नी कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि डब अर्धचंद्रक पाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सकीय निदान में बहुत महत्व है। 15.3.3 विद्युत हृदलेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आप शायद अस्पताल के टेलीविजन के दृश्य से चिरपरिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयाघात के कारण निगरानी मशीन मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पीप पीप और पोपोपी की आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदलेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 15.3 प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चित्र 15.3 ईसीजी हृदय के हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन को रोगी की 3 विद्युत लीड से दोनों कलाइयां तथा बाईं ओर की जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है। हम केवल मानक ईसीजी के बारे में बताएंगे। ईसीजी के प्रत्येक चमकीले को पीपी से टीटी तक दर्शाया जाता है, जो हृदय की विभिन्न विद्युत क्रियाओं के प्रदर्शित करता है। पी तरंग को अलिंद के उद्दीपन बाय विदुव्यन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन सिस्टोल होता है। क्यूआरएस सम्मिश्र निलय के अनुचरण को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुचन सिस्टोल की शुरुआत का द्योतक है। टी तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। टी तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। स्पष्टतया एक निश्चित समय में क्यूआरएस सम्मिश्र की संख्या गिनने पर मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है।
यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी संरचना एवं आकृति सामान्य होती है, इन आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती है, अतः यह इसकी चिकित्सकीय महत्ता बहुत ज्यादा है। 15.4 द्विसंचरण डबल सर्कुलेशन। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्तवाहिनियां, धमनी एवं शिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा में 3 परतें होती हैं। माइनस अंदर की परत शल्की अंतराच्छदित ऊतक, माइनस अंतःस्तर कंडुक चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशे से युक्त मध्य कंडुक एवं कॉलेजन रेशे से युक्त रेशामय संयोजी ऊतक, माइनस बाह्य कंडुक। शिराओं में मध्य कंडुक अपेक्षाकृत पतला होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने निलय द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसीय धमनियों में जाता है, जो अंत में जाल में बंटता है। ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं अलिंद में आता है। यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं तथा केशिकाओं कैपिलरीज से होता हुआ ऊतकों तक जाता है और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर शिरा, शिराओं तथा महाशिरा से होता हुआ दाहिने अलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। एक अनूठी संवहनी संबद्धता आहारनाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यकृत निवाहिका शिरा रक्त को इसके पहले कि वो क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत्र से युक्त तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में एक विशेष हृद परिसंचरण तंत्र कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ को हृद पेशी पेश तक ले जाता है तथा वापस लाता है। हृदय क्रिया का नियमन। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अतंद्रिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक, नोडल ऊतक द्वारा स्वनियंत्रित होता है, इसलिए हृदय को पेशीजनक मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वचलित तंत्रिका तंत्र के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकता है। अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं व निलय संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिका संकेत, जो स्वचलित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा है, हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की संवहन गति कम करते हैं, अतः ये हृदय निकास को कम करते हैं। अधिविक अंतस्था एड्रीनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है। 15.6 परिसंचरण की विकृतियां। उच्च रक्तदाब, अति तनाव। अति तनाव रक्तदाब की वो अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120/80 से अधिक होता है। इस माप में 120 मिलीमीटर Hg मिलीमीटर में मरकरी दबाव को प्रकुंचन या पंपिंग दाब और 80 मिलीमीटर Hg को अनुशिथिलन या विराम काल रिलैक्स रक्तदाब कहते हैं। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140/90 या इससे अधिक होता है तो वो अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। हृदय धमनी रोग, कैड। हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनस स्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है। हृदशूल एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस, हृदशूल पेक्टोरिस कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द, वक्ष पीड़ा होता है, जो एंजाइना हृदशूल की पहचान है। हृदशूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में ये सामान्यतः होता है। यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है। हृदयपात, हार्ट फेल्योर। हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त रक्त आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति नहीं होता, जहां हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से यकायक क्षति पहुंचती है।